पढ़ने वाले हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक मल्टीपल सिस्टम डिसऑर्डर होता है। यहाँ पे बहुत सारे जो सिस्टम होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं इस डिजीज में, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं कैसे रेस्पिरेटरी ये जो ऑर्गन है रेस्पिरेटरी ऑर्गन को ये अफेक्ट करता है। यानी सिस्टिक फाइब्रोसिस किस तरीके से हमारे लंग्स को अफेक्ट करने वाला है इस लेक्चर में आज हम समझने वाले हैं, राइट। अच्छा, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है ये बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें जो क्रोमोसोम्स की जो लार्जेस्ट आर्म होती है उसको ये अफेक्ट करता है, यानी उसमें प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। यानी अगर हम बात करें सिस्टिक फाइब्रोसिस की, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन के डिस्टरबेंस की वजह से ये कंडीशन अराइज होती है, करेक्ट। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड में अगर डिस्टरबेंस होंगी तो इस ग्लैंड में डिस्टरबेंस होने से क्या होगा, जब भी ग्लैंड यहाँ पे ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम अराइज होगी तो ग्लैंड क्या करेगी, एक सिक्रीशन स्टार्ट कर देगी। वो सिक्रीशन कैसे होगी, म्यूकस लाइक सिक्रीशन होगी, बट म्यूकस नॉर्मली इतना विस्कस नहीं होता है कि वो किसी चीज में ब्लॉकेज क्रिएट कर पाए। इस कंडीशन में क्या होगा, जो भी ग्लैंड हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो इफेक्ट होगी वो एक टाइप का सिक्रीशन, यू कैन से कि सिक्रीशन का प्रोडक्शन होगा। जो सिक्रीशन कैसा होगा, विस्कस इन नेचर होगा, यानी जो भी हमारा म्यूकस है म्यूकस से ज्यादा विस्कोसिटी उस सिक्रीशन में, उस लिक्विड के नेचर में रहेगी। फिर से समझ लेते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है एक्चुअल में वो म्यूकस कैसा है, थिक इन नेचर है। जो नॉर्मल या ऑर्डिनरी म्यूकस हमारे बॉडी में सिक्रीट होता है उससे ज्यादा ये क्या हो रहा है, थिक है। थिकनेस की वजह से ये क्या कर रहा है, जहां पे भी ये म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे ये ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। अब ब्लॉकेज क्रिएट करेगा तो जो पर्टिकुलर उस डक्ट का फंक्शन है या फिर जो भी उस ऑर्गन का फंक्शन है उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट होगी, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, फंक्शनल प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, यानी सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसी कंडीशन है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो कि क्या कॉज करता है, जो एक्सोक्राइन का फंक्शन है उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, उसमें हिंड्रेंस क्रिएट करता है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, यानी यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम यहाँ पे इफेक्ट होंगे, बट इस सेशन में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर आई होप आपको पता होगा क्या होता है। और बेसिकली इसमें क्या होता है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो एबनॉर्मली म्यूकस का प्रोडक्शन करने लगती है, टेंसिशियस म्यूकस का प्रोडक्शन करने लगती है जो कि बहुत ही थिक इन नेचर होता है। मतलब अब यू कैन से कि जो हार्डेस्ट आप कह सकते हैं या थिकेस्ट जो म्यूकस हो सकता है उतना म्यूकस यहाँ पे थिक होगा, यानी बहुत ज्यादा थिक म्यूकस का प्रोडक्शन होगा जो कि ब्लॉक कर सकता है एक ऑर्गन के डक्ट को। यानी आप समझिए कि जो म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है वो इस तरीके का हो रहा है कि वो डक्ट को ब्लॉक कर सकता है। नॉर्मली क्या हमारा म्यूकस इतना थिक होता है जो डक्ट को ब्लॉक करेगा, हमारे ओरल कैविटी में भी म्यूकस का प्रोडक्शन होता रहता है। तो आप इससे आप अंदाजा लगाइए क्या ये म्यूकस इतना हमारा थिक है जो ब्लॉक कर सकता है किसी डक्ट को? नो, ये एबनॉर्मल कंडीशन है। एबनॉर्मल कंडीशन में जो म्यूकस का प्रोडक्शन होगा वो थिक इन नेचर होगा, इतना ज्यादा थिक होगा कि किसी भी डक्ट को वो इजिली ब्लॉक कर सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मल्टीपल सिस्टम, कौन कौन से सिस्टम यहाँ पे अफेक्टेड होंगे उसको हम देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें अपर और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों ही अफेक्ट होंगे, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले भी हैं। एंड देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्किन, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन में जो होगा प्रॉब्लम्स अराइज होंगी। ठीक है, थोड़ा डायग्राम से हम इसको और अच्छे से क्लियर समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ये तो फर्स्ट सिनेरियो में हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट सिनेरियो जो है ये हमारा हेल्दी ब्रोंकस है और सेकेंड वाला अनहेल्दी ब्रोंकस है। ओके, सो फर्स्ट सिनेरियो में देखिए क्या है, ये जो हेल्दी ब्रोंकस है उसका जो ल्यूमन है वो क्या है, एडिक्वेट है, यानी ल्यूमन साइज जो है वो एडिक्वेट है। ठीक है, तो वहां से गुड जो है एयर फ्लो हो रहा है, मतलब जितना एयर फ्लो होना चाहिए वो प्रॉपर एयर फ्लो हो रहा है। बट सेकेंड सिनेरियो में हम देखें जो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाली कंडीशन है उसमें क्या हो रहा है, ये येलो पोर्शन जो आपको दिख रहा है, येलो पार्ट जो मैंने डिनोट किया है वो म्यूकस क्लॉगिंग है।
या म्यूकस प्लग है, जो कि ल्यूमन के साइज को डिक्रीज कर रहा है, या आप कह सकते हैं ल्यूमन में जाके एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से ल्यूमन का साइज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने एथेरोस्क्लेरोसिस देखा है ना कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक्यूमुलेट हो जाता है, यहाँ पे फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ल्यूमन साइज नैरो हो जाता है। वही कंडीशन यहाँ पे भी है, सेम एज इट इज, बट यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन हो रहा है वो म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से अब ह्यूमन साइज छोटा है तो एयर जो फ्लो होगा वो भी लेस अमाउंट में होगा, यानी जो यहाँ पे एयर फ्लो होगा वो पुअर एयर फ्लो होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा डायग्राम। नाउ डिस्कस कर लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती हैं। सो डिपोजिशन ऑफ म्यूकस इन एयरवे, एयरवे में या एयर पैसेज में क्या होगा, म्यूकस का डिपोजिशन होगा। ठीक है, म्यूकस का डिपोजिशन होगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन हो सकता है, यानी बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है उस जगह पे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, लंग टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। लंग टिश्यू डैमेज होगा तो उसकी वजह से एटेलेक्टेसिस हो सकता है, यानी लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं, पार्शियल और कंप्लीट। ओके, और अगर लंग टिश्यू डैमेज होंगे, इन्फ्लामेशन होगा तो नीमोथोरैक्स हो जाता है। नीमोथोरैक्स मतलब लंग्स में जो होगी एयर एक्यूमुलेट हो जाएगी, जो प्लूरल कैविटी होती है वहां पे एयर का एक्यूमुलेशन हो सकता है। जैसे ये हमारी लंग्स है, लंग्स के बाहर एक और लेयर होती है और बीच के स्पेस को हम, ये प्लूरल लेयर है, बीच के स्पेस को हम प्लूरल कैविटी बोलते हैं। इस जगह पे क्या हो जाएगा, एयर का एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो उसे हम नीमोथोरैक्स बोलते हैं। एयर जब एक्यूमुलेट हो जाएगा तो लंग्स प्रॉपर एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, और क्योंकि यहाँ पे क्लॉग जमा हुआ है, म्यूकस क्लॉग है, तो उसकी वजह से जो एयर फ्लो है, O2 कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कम हो जाएगी, तो डिसएपनिया भी होने लगेगा पेशेंट को। ठीक है, अब क्योंकि O2 कॉन्सेंट्रेशन कम है इसलिए क्लबिंग ऑफ फिंगर होने लगेगा। मैंने आपको ऑलरेडी कार्डियक डिजीज में पढ़ाया है कि O2 कॉन्सेंट्रेशन जब कम होता है और क्लबिंग ऑफ फिंगर जैसी कंडीशन अराइज होती है तो वो इंडिकेट करता है क्रॉनिक हाइपोक्सिया को। ठीक है, देन उसके बाद क्या हो सकता है, बैरल चेस्ट होने लगेगा। बैरल चेस्ट ड्यू टू एम्फाइसीमा होने लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, जो एयर है वो एल्वुलाई में ट्रैप होने लगेगी, यानी आप कह सकते हैं ट्रैप, समझ रहे ना, जो एल्वुलर सैक है वहां पे एयर जो होगी एक्यूमुलेट होने लगेगी, ट्रैपिंग होने लगेगी, इसलिए बैरल चेस्ट जैसी कंडीशन फिजिकल एग्जामिनेशन करके हम देख सकते हैं। ओके, एक और जो सिम्टम है, ये बेसिकली स्किन, अगर स्किन डिसऑर्डर जब हम पढ़ेंगे इसका तो उसमें आपको ये एक हॉलमार्क साइन देखने को मिलेगा, इन्फेंट फील सॉल्टी ऑन किसिंग। जब भी हम बच्चे को किस करेंगे तो सॉल्टी टेस्ट हमें अपीयर हो सकता है, जब भी अगर बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो। ठीक है, देन डायग्नोसिस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्वेट क्लोराइड टेस्ट करेंगे। ये स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, स्वेट क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, अब स्वेट क्लोराइड टेस्ट हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब ये कंडीशन अराइज होती है तो इसमें क्लोरीन जो होता है वो एक्सेस अमाउंट में रिलीज होता है। यहाँ पे जो स्वेटिंग होगी वो भी एक्सेस अमाउंट में होगी, और स्वेटिंग में हमारा सोडियम और क्लोराइड दोनों ही एक्सेस अमाउंट में रिलीज होता है। ठीक है, इसीलिए वहां पे बच्चे को क्या हो रहा था, जब भी बच्चे को कोई किस करेगा, ऐसी कंडीशन के साथ बच्चे को किस करेगा तो उसमें क्या होगा, सॉल्टी टेस्ट अपीयर होगा, सॉल्टी टेस्ट फील होगा। ठीक है, देन स्वेट क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है, ये स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। इसमें अगर 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के हिसाब से अगर देखें तो नॉर्मल आता है, 40 to 60 अगर आ रहा है तो हमें ये कंफर्मेटरी नहीं होता, इसे हमें रिपीट में टेस्ट करना होता है। और अगर 60 से यानी 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर अबव आ रहा है, मिली इक्विवेलेंट है, यहाँ पे आप एम लगा लीजिएगा, ठीक है, उससे ज्यादा आ रहा है तो रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है, यानी सिस्टिक फाइब्रोसिस उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कंडीशन है। ठीक है, देन जेनेटिक हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें ब्लड और सलाइवा का हम सैंपल लेंगे और उसमें फॉल्टी जीन्स को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अगर फॉल्टी जीन प्रेजेंट है यानी जो भी इंडिविजुअल है उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है। ओके, ना मैनेजमेंट हम एक बार देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट में हमारा गोल क्या होना चाहिए भाई, म्यूकस वहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए,
ऐसी कोई ट्रीटमेंट अप्लाई करना चाहिए जिससे म्यूकस का जो सिक्रीशन है या तो ना हो या फिर जो म्यूकस बन रहा है वो जल्दी से ब्रेक हो जाए। तो क्योंकि एक्सोक्राइन डिसऑर्डर है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, म्यूकस जो फॉर्म हो रहा है उसको हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो म्यूकोलाइटिक एजेंट देंगे जो कि क्या करेगा, म्यूकस की बिल्डअप को ब्रेक करेगा, जिसमें एन एसिटाइल सिस्टीन जो है हमारा ड्रग होती है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, पोस्टरल ड्रेनेज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पोस्टरल ड्रेनेज आपको पता है कि डिफरेंट पोजीशन देके पोस्टरल ड्रेनेज करवाएंगे पेशेंट को। मिस्ट इनहेलेशन देंगे, मिस्ट इनहेलेशन के साथ हम ड्रग्स यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर देंगे, ब्रोंकोडायलेटर मिस्ट इनहेलेशन के साथ दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स क्यों, क्योंकि अगर कॉलोनाइजेशन हुआ है या इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। अच्छा, इन्फेक्शन हुआ है तो फीवर भी हो सकता है। ठीक है, तो सिम्टोमेटिक जो उसके साथ आ पाएंगे, फीवर होगा, पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, वो ये सारे सिम्टम्स जो भी अपेयर होंगे इसके साथ हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करेंगे। एज वेल एज आप जो सिम्टम्स हमने पढ़े हैं वहां पे भी आप एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की क्या करेंगे, पैनक्रियाटिक एंजाइम सप्लीमेंट जरूर देंगे पेशेंट को विद इन 30 मिनट ऑफ ईटिंग। जो पेशेंट है या जो बच्चा है, अगर उसको जब हम फीड करा रहे हैं, खा रहा है, या बच्चा जिस भी एज का अगर बच्चा फीड करता है, खाना खा रहा है, तो उसके बाद 30 मिनट आफ्टर, विद इन द 30 मिनट मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, 30 मिनट के अंदर ही आप क्या करेंगे, जो भी पैनक्रियाटिक सप्लीमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, बच्चे को खिलाएंगे। ठीक है, बच्चे को देंगे। ठीक है, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट देंगे विथ मल्टी विटामिन। जो भी मल्टी विटामिन होते हैं वो देंगे, जिसमें ए, डी, ई, के, ये सारे मल्टी विटामिन ज्यादातर हम फोकस करके बच्चे को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारे गोल्स हो गए मैनेजमेंट के। और इसमें अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की हम बात करें, क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट हो सकता है, तो यहाँ पे क्योंकि डिसअपनिया हो रहा है तो हम O2 कंसंट्रेशन यानी पल्स ऑक्सीमेट्री हमेशा करते रहेंगे। ठीक है, पोस्टुरल ड्रेनेज चेक करते रहेंगे। ठीक, अगर यहाँ पे न्यूमोथोरेक्स हुआ है तो चेस्ट ट्यूब डाल के, जो चेस्ट ट्यूब हम डालेंगे, चेस्ट ट्यूब जब पड़ी रहेगी, चेस्ट ट्यूब मतलब पेशेंट में जब इंसर्ट रहेगी तो हम उसमें जो भी नर्सिंग केयर होगा, पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना नर्सिंग मैनेजमेंट को प्लान करेंगे। ठीक है, चेस्ट ट्यूब कहीं पुल आउट ना हो जाए इसलिए हेल्थ एजुकेशन देंगे पेशेंट को। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं।